राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भंवरगढ़। ये गांव अपने वीरानी और खामोशी के लिए ही जाना जाता था। पीढ़ियों से लोग वहां रहते आए थे, मगर इस गांव का नाम बाद में उस डरावनी दास्तान से जुड़ गया जिसने यहाँ की हवा तक को सिहरन से भर दिया। गांव में एक औरत रहती थी, रत्नावती। वो विधवा थी और उसका सब कुछ उसका इकलौता बेटा गोपाल था। रत्नावती का मन काला और लालच से भरा हुआ था। उसे हमेशा यही सपना था कि जब बेटे की शादी होगी तो दहेज के ढेर मिलेंगे, गहने मिलेंगे, पैसा मिलेगा। उसी उम्मीद पर वो जी रही थी। लेकिन गोपाल ने उसकी सारी उम्मीदों को चूर कर दिया। वो ठाकुर साहब के तबेले में काम करता था। वहीं उसकी नजर एक चरवाहे की बेटी सुहानी पर पड़ी। सुहानी चंचल थी, गोरी चिट्टी, सुंदर और सुघड़। गोपाल ने उसे पसंद किया और बिना दहेज लिए ही ब्याह करके गांव ले आया। ये खबर जब रत्नावती के कानों में पड़ी तो मानो उसकी रगों में आग भर गई। बहू का रूप और उसका मासूम स्वभाव उसे एकदम फूटी आंख न सुहाया। शादी के बाद सुहानी अपनी सास के साथ ही रहने लगी। गोपाल रोज की तरह ठाकुर साहब के यहाँ काम पर निकल जाता। अकेले में सुहानी को ताने सुनने पड़ते, जली कटी बातें सहनी पड़ती। रत्नावती का मन दिन ब दिन और जहरीला होता जा रहा था। गांव में सब लोग नदी से पानी भरने जाया करते थे। तपती दोपहरियां, पैरों को जलाती रेत और सिर पर भरी हुई बाल्टियां, यही सुहानी का रोज का काम था। गोपाल ये सब देखता तो उसका दिल टूट जाता। तभी ठाकुर साहब ने अपनी हवेली में नया हैंडपंप लगवाया। गोपाल को ख्याल आया कि अगर उनके घर में भी हैंडपंप लग जाए तो उसकी पत्नी की जिंदगी आसान हो जाएगी। उसने हाथ जोड़कर ठाकुर से विनती की और आश्चर्य ये कि ठाकुर ने उसकी बात मान ली। गांव में पहला हैंडपंप लगा। उस दिन सुहानी की आंखों में पहली बार इतनी चमक आई थी। अब उसे नदी नहीं जाना पड़ता था। मगर ये खुशी रत्नावती के लिए जहर बन गई। अब तो उसके मन में ये बात और भी खटकने लगी कि बहू का जीवन और भी आसान हो रहा है। दिन बीतते गए, रत्नावती के भीतर का अंधेरा अब रुकने वाला नहीं था। एक तपती दोपहर को जब आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था, सुहानी हैंडपंप चला रही थी। तभी पीछे से रत्नावती एक भारी लोहे की सलाई लेकर आई और वार कर दिया। सुहानी वहीं गिर पड़ी, मगर अजीब बात यह हुई कि मरने के बाद भी उसका हाथ हत्थे को पकड़े रहा। लाख कोशिशों के बाद भी हाथ नहीं छूटा। रत्नावती ने पागलपन में कुल्हाड़ी उठाई और सुहानी का हाथ शरीर से अलग कर दिया, लेकिन हाथ फिर भी हत्थे से चिपका रहा, जैसे जान ही वहीं फंस गई हो। अंततः उसने तेजाब डालकर किसी तरह हाथ को छुड़ाया और लाश को बैलगाड़ी में डालकर कसाई खाने के पीछे फेंक दिया। वहां गिद्ध, कौवे और आवारा कुत्तों का डेरा था। वो जगह इतनी सड़ी गली थी कि वहां कोई इंसान पास भी नहीं जाता था। अगले दिन गांव वालों ने रत्नावती को कहा कि उसकी बहू कहीं भाग गई है। उसने बेटे को भी यही समझाया कि बहू का चरित्र ठीक नहीं था। गोपाल भीतर से टूट गया, पर मां की बात मानने को मजबूर हो गया। लेकिन हत्या का पाप छुपा नहीं। रातों को आंगन में अजीब आवाजें आने लगी। जब भी सन्नाटा होता, हैंडपंप का हत्था अपने आप खड़खड़ाने लगता और पानी बहने लगता। धीरे धीरे खड़खड़ की आवाज के साथ एक औरत की चीख सुनाई देने लगी, मार डाला, मार डाला। रत्नावती के पसीने छूटने लगे। वो डरने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव में चर्चा होने लगी कि हैंडपंप पर कोई जिन्न बस गया है। लोग वहां चढ़ावा चढ़ाने लगे, लेकिन रत्नावती जानती थी कि ये उसकी बहू की बेचैन आत्मा थी। एक दिन जेठ की धधकती दोपहर को रत्नावती पानी भरने बैठी। बाल्टी भर गई, मगर उसका हाथ हत्थे से नहीं छूटा, मानो किसी ने उसे बांध दिया हो। तपते लोहे ने उसकी हथेली को जला दिया। दर्द आसानी था। हत्था अपने आप चल रहा था, पानी धार की तरह बह रहा था और आंगन तालाब बन चुका था। रत्नावती चीख रही थी, मदद की गुहार लगा रही थी। पड़ोसी दौड़े चले आए। सबने देखा कि उसका हाथ चिपका हुआ है और हैंडपंप अपने आप मार डाला की आवाज से पानी उगल रहा है। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी किसी ने शमशान बाबा को बुलाया।
बाबा राख लपेटे, हड्डियों की मालाएं पहने, हाथ में झाड़न और खोपड़ी लिए पहुंचे। उन्होंने लोबान सुलगाया, धुआं फैलाया, मिर्चें डाली, लेकिन आत्मा निर्दोष थी। उस पर किसी भी क्रिया का असर नहीं हुआ। उल्टा रत्नावती का हाल बेहाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, नाक से पानी निकल आया। वो खांसते खांसते थक गई। बाबा ने झाड़न से वार किए, अग्नि भरी फूंक डाली, फिर भी उसका हाथ नहीं छूटा। अंततः उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी अधखुली आंखों से हैंडपंप की ओर देखा। तभी अचानक हत्था रुक गया। भीड़ ने राहत की सांस ली, जयकारे लगे। मगर उसी समय रत्नावती फूट फूट कर रो पड़ी और अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि उसी ने अपनी बहू की हत्या की थी। ये सुनते ही हैंडपंप से बहता पानी पल भर में सूख गया और आंगन बिल्कुल सूखा हो गया। गांव वालों ने सब सुना और स्तब्ध रह गए। कुछ ही देर में पुलिस पहुंची और रत्नावती को पकड़ कर ले गई। उस दिन के बाद उस हैंडपंप से कभी पानी नहीं निकला। धीरे धीरे नदी भी सूख गई और गांव वीरान हो गया। लोग अपने घर छोड़कर चले गए। जाते जाते उन्होंने हैंडपंप के चारों ओर चबूतरा बना दिया और उसे हैंडपंप वाली चुड़ैल मानकर पूजना शुरू कर दिया। आज भी कहते हैं कि वहां तीज त्योहार पर औरतें चढ़ावा चढ़ाती हैं। कोई भेंट का सामान उठाता नहीं, फिर भी सुबह तक सब गायब हो जाता है। और भंवरगढ़ गांव अब वीरान है, जिसे लोग भूतिया कहकर याद करते हैं। आप सुन रहे थे रात फ्लिक्स, जहां हर रात एक नई डरावनी दास्तां आपका इंतजार करती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दोस्ती बनाए रखिए।